Okay, so our next topic is wage differentials. इससे पहले कि हम वेज डिफरेंशियल्स की बात करें, आपको मुझे पहले कुछ और बताना है. वट एवर वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, हमने डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में बात की है. हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट में कहाँ आता है. फिर हमने ये देखा कि वेज फैक्टर्स जो है वो मूवमेंट अराउंड द कर्व लेकर आती हैं डिमांड और सप्लाई में, और नॉन वेज फैक्टर्स जो हैं वो मूवमेंट अराउंड द कर्व नहीं लेकर आते हैं बल्कि शिफ्ट लेकर आते हैं डिमांड और सप्लाई में. ये हमने पढ़ा है. अच्छा, अब हम अगर डायग्राम से भी देखें इसको, लेट्स से ये डिमांड फॉर लेबर है हमारे पास, और ये हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर है, इक्विलिब्रियम वेज है, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब क्या होता है कि मैं एक आपको कंडीशन बताता हूँ और आप मुझे बताना कि फिर क्या होगा. कि मैं कहता हूँ जो प्रोडक्टिविटी है ना, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड. इससे लेबर मार्केट में क्या असर पड़ेगा, नई इक्विलिब्रियम वेज क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी. Sir, demand curve will shift to the right. वेरी गुड. तो डिमांड का हम यहाँ लेते हैं. अब नया जो कर्व है वो, नया जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम वेज यहाँ आ गई, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो यहाँ, क्वांटिटी भी बढ़ गई, वेज भी बढ़ गई, और ये हमें शिफ्ट नजर आ रहा है. अगर मैं कहूँ कि इसको इंटरप्रेट करें, यानी अगर ये सवाल आता है 6 नंबर का, तो आपको 4 नंबर तो यही मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपने बाकी 2 नंबर लेने तो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब एक्सप्लेन कैसे करना है, मतलब आपने प्रोडक्टिविटी का लिखा है ना, हमने इंक्रीज किया है, तो उससे आपने कहा डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर देंगे. आगे आगे क्या करें. As a result, demand curve will shift to the right, um, and new equilibrium point will be formed. वो तो डिमांड कर्व राइट पे गया है. ओके, क्या डिमांड कर्व अगर राइट पे चला गया है तो उससे शॉर्टेज नहीं होगी. क्या ख्याल है. अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर जो वेज रेट पहले थी, प्रिवेलिंग वेज रेट ये थी इक्विलिब्रियम वेज रेट, अगर वेज रेट यही रखी और डिमांड कर्व को बढ़ा दे, तो आपको नहीं लगता कि डिमांड कर्व तो अब यहाँ चला गया है. तो ये डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया. तो ये जो गैप है ये शॉर्टेज को नहीं शो कर रहा. Yes, sir. ये समझ आ रही है बात की. जी sir. अच्छा, तो इसका मतलब है जब आप बताएंगे कि डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई है तो इट विल क्रिएट अ शॉर्टेज. हम अगर आगे जाएं इससे, तो शॉर्टेज आ गई. शॉर्टेज से क्या होगा, जो वेज है वेज बढ़ेगी, और वेज बढ़ने से जो वर्कर्स हैं वो इनकरेज होंगे, अपने आप को ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे. क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ रही है ना, आपको नजर आ रहा है क्वांटिटी क्यू ई से क्यू ई वन पे आ रही है, तो इसका मतलब है डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पर. अच्छा, एक जस्ट मिनट. ओके, तो आप इसका मतलब है अगर हम इंटरप्रिटेशन करें इसकी, तो आप जरा इंटरप्रिटेशन आप करो. क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी वर्कर्स की,
तो अब ये एक नॉन वेज फैक्टर है, उससे डिमांड में शिफ्ट आया, डिमांड राइट पे गई यानी कि बढ़ गई, तो उससे क्रिएट हुई शॉर्टेज। शॉर्टेज ने शॉर्टेज पुश्ड अप वेजेस, और वेज बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ गई, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर में मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा क्योंकि वो वेज फैक्टर से हो रहा है। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ये उसी तरह है ना जैसे गुड्स मार्केट में भी किया था हमने, है ना? जी सर। अच्छा, अब मुझे एक और बस सिनेरियो देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये डिमांड फॉर लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम वेज है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अच्छा, मुझे जरा कोई सप्लाई का नॉन वेज फैक्टर तो बताओ। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, फाइन। तो हम कहते हैं कि यहाँ बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लेबर या इंक्रीज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, या आप ऐसे कह लो कि गवर्नमेंट ने जो है वो ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन देने के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा करना शुरू कर दिया है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल लिए हैं और मोर स्कूल्स भी खोल लिए हैं। तो अब लोग जो है ना, दे आर गेटिंग एजुकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग। वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो सकती है। तो इससे क्या होगा बताना जरा। इससे सप्लाई ऑफ सप्लाई लेबर। कर्व शिफ्ट टू द राइट। ओके, ठीक है। हम यहाँ गए, नया के लिए भी हम यहाँ आ गया, ये वेज, ये हमारे पास सी सीन बन गया। क्वांटिटी बढ़ गई है यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़े हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व से क्या हुआ जब बढ़ी? तो आगे जरा इसको डेवलप करो। इट विल रिजल्ट इन सरप्लस लेबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अगर हम वेज वही वही रखें जो कि WE थी, तो उसी वेज पे सप्लाई बढ़ गई हुई है, तो सप्लाई और डिमांड में गैप आ गया है यानी कि सरप्लस है ये। तो जब सरप्लस होगा तो ऑफ कोर्स जो वेज है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ वर्कर्स हु वांट अ जॉब बट नॉट एनफ डिमांड इज देयर। तो वो कम वेज पे भी रजामंद हो जाएंगे काम करने के लिए, ऐसे ही है ना? यस सर। तो जब वेज कम होगी तो नाउ फर्म्स फाइंड इट चीपर टू हायर लेबर, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी। और इसीलिए जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है उसमें मूवमेंट अलोंग द कर्व आएगा, क्योंकि वो नॉ वो वेट फैक्टर से चेंज हो रहा है और सप्लाई में शिफ्ट आएगा। हाँ जी, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हम वेज डिफरेंशियल्स पे। अच्छा, वेज डिफरेंशियल्स का मतलब क्या है? ये ना डिफरेंट से निकला है कि why do workers earn different amounts in the same occupation or in different occupations? तो उनके रीजन क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो पहला रीजन, डिफरेंट एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस। ऑफ कोर्स, अगर एक लेट्स से देयर इज अ वॉचमैन हु डज नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, तो
वो वॉचमैन की जॉब भी करेगा और उसकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन ही इतनी है और वो कोई और जॉब कर नहीं सकता, तो उसकी वेज कम होगी कंपेयर टू अ मैनेजर हु हैज obtained a certain relevant information to work in a bank for example. तो अब वो काम कर रहा है ऐसी पोस्ट पे जो उसकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है, तो वो ज्यादा वेज ले रहा है। ये तो हमें समझ आती है। हायर एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस, हायर वेज रेट, बिकॉज with higher abilities and qualifications a person will be able to get a job which is rather more important for the organization, and it is difficult to replace such worker अगर आपकी एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन ऐसी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है और वो टीचर बहुत ही यूनिक स्टाइल में पढ़ाता है और बच्चों को समझ आती है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट में। अब दिस इज अ यूनिक कैपेबिलिटी। अच्छा, वो वर्कर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेनिंग भी ली, अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव किया, एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया, और फिर वो स्कूल में एक सर्टन लेवल को पढ़ाने लग गया। वो यूनिवर्सिटी स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है। अब नाउ इट्स नॉट दैट इजी टू रिप्लेस दैट टीचर। they might find another teacher, but that teacher might not be able to teach in the same way, and students might not be satisfied. और एक important post है टीचर की, of course the student's future is at stake, तो उसको सैलरी ज्यादा ही मिलेगी कंपेयर टू वो जो गार्ड है बाहर, स्कूल के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। गार्ड्स कैन इजीली बी रिप्लेस्ड। ट्रेनिंग होनी चाहिए, गार्ड की ट्रेनिंग है और वो रिप्लेस कर लेंगे, आपको कोई मसला नहीं उसमें। इसका मतलब है जितनी एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन कम है, आपकी पोस्ट भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यू आर इजीली रिप्लेसेबल, पर आपको वेज ज्यादा क्यों देंगे। और एंड वाइस वर्सा, अगर ज्यादा है तो फिर पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है एक बात, और आपको रिप्लेस करना भी मुश्किल है, तो वेज ज्यादा ही देंगे आपको। अदरवाइज आप काम क्यों करेंगे, आप कहेंगे हम कहीं, मैं कहीं और काम करूं। अच्छा, आगे डर्टी जॉब्स एंड अनसोशलेबल आवर्स। अच्छा, इसको हम कॉम्पनसेटिंग डिफरेंशियल भी बोलते हैं। कॉम्पनसेट, आपको पता है क्या मतलब होता है, किसी का नुकसान पूरा करना। तो जैसे आपने किसी के घर जाकर कोई किसी का ना, आपने फ्लावर पॉट तोड़ दिया, आपने कहा जी मैं जी इसकी कॉम्पनसेशन दे दूंगा, मतलब जो आपका नुकसान हुआ है मैं इसको भर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर भी ये जो डर्टी जॉब्स होती हैं ये क्या है भला पता Sir, cleaning washrooms. है? एब्सोल्युटली। अगर आपकी जॉब है टू क्लीन एन ऑफिस और अ रूम or a certain floor of the building. So it is not that dirty compared to a job of washing the floor of washrooms या the whole washroom. तो उनको चूंकि ये एक compensation दे रहे हैं कि nobody wants to do a dirty job, but once they know that they will get a higher wage, they might be willing to do that job as well. तो वो आपको compensation दे रहे हैं because you are involved in a dirty job, तो उसकी कॉम्पनसेशन आपको वेज में रेज दे के कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे नहीं होता, लेकिन बाहर तो ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन बहुत होती है, वहां ये कंसिडर किया जाता है। हमारे यहाँ तो चक्कर ही कोई नहीं है। अच्छा, बल्कि हमारे यहाँ और कम पैसे दिए जाते हैं, जो गटर साफ करता है बेचारा उसके पैसे और कम होते हैं। अच्छा, अनसोशलेबल आवर्स ये कौन से होते हैं? Sir, night hours. एग्जैक्टली exactly. कहते हैं कि आपकी रात की ड्यूटी है ना, तो आप जितना मर्जी रात को सोकर, दिन को सोकर आए, जो मर्जी करें, एक नेचुरल चीज है, रात को नींद आती है, एक सिस्टम बना हुआ है आपका। तो होता है ये 3-4 बजे के करीब जाकर कहते हैं कि चुड़ैलें भी सो जाती हैं, तो फिर बंदा तो फिर उसको तो नींद आती है, आहिस्ता आहिस्ता जो गार्ड होगा उसको भी चौंक आ जाएगी। तो इट्स नॉट दैट इजी
to stay vigilant while performing your job, and at the same time you feel sleepy as well. तो मुश्किल काम है, तो उसके लिए भी आपको वेज, नाइट ड्यूटीज की वेज ज्यादा होती है, अगेन टू कॉम्पनसेट द इनकन्वीनियंस यू आर हैविंग। उस इनकन्वीनियंस को वेज रेज दे के कॉम्पनसेट कर। तो एक तो ये रीजन हो गया, हमने दो रीजन पढ़ लिए कि वर्कर जो है वो, उनकी वेज डिफरेंट क्यों है। अच्छा, लेकिन वो जॉब डिफरेंट कर रहे हैं। मैंने पहली एग्जांपल दी एक वॉचमैन और एक टीचर की या बैंकर की, दोनों की जॉब डिफरेंट है। यहाँ पर भी जॉब आपकी क्लीनलीनेस की है, लेकिन आपका एरिया वर्क डिफरेंट है, तो जॉब सेम ना हुई ना। अच्छा, तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन, ये पता क्या होती है? यस सर। बता दो। सर वर्कर अगर सेटिस्फाइड है जॉब करने में, तो फिर वो कम वेज पे भी वो काम करता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है वो काम करने में। बिल्कुल। जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि वर्कर जो काम कर रहा है वो उसको पसंद है, और वो उससे डराइव कर रहा है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। इट्स नॉट अबाउट द वेज, इट्स नॉट अबाउट द वर्किंग एनवायरमेंट, इट्स नॉट अबाउट द कोलीग्स, इट्स अबाउट द जॉब इटसेल्फ। जैसे कि आई एम अ टीचर, बट आई लाइक टीचिंग एज वेल, टीचिंग इज माई पैशन, so now I'll derive direct satisfaction from teaching. अब although ठीक है कि apart from it I am getting a salary as well, it is a source of earning for me, लेकिन मुझे जॉब पसंद है। तो अगर मुझे वेज कम भी मिल रही है लेकिन आई लव दैट जॉब, तो आई कीप ऑन डूइंग। तो इसका मतलब है किसी जगह जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी कम है लेकिन वेज ज्यादा है, तो कई लोग उसको प्रेफर करें, कोई बात नहीं यार, थोड़ी इनकन्वीनियंस है ना, पैसे तो ज्यादा है, क्योंकि पीपल आर गिविंग प्रायोरिटी टू मॉनेटरी बेनिफिट्स इन दैट केस। लेकिन वो लोग जो जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस देते, नहीं यार काम सुकून में होना चाहिए, काम को एंजॉय करना चाहिए, ताकि काम काम ना लगे, पैसे थोड़े कम भी हैं तो खैर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल में होता है कि यू आर अ टीचर एंड यू टीच अ क्लास विच इज वेरी नॉइजी, boys or the students are very rowdy. They do not listen to the teacher at all. In fact, they do not let you teach. पैसे आपको पूरे मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, तो क्या फीलिंग आएगी आपकी? बट वेन एवर यू कम आउट ऑफ द क्लास, आपकी फीलिंग होगी कि यार मैंने क्या करके आया हूँ क्लास में, पढ़ाया तो है नहीं। और वो टाइम गुजारना क्लास के अंदर कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द डिसिप्लिन। तो आप कहोगे यार बेहतर है वो स्कूल पकड़ लूं जहां बच्चे इंसान के बच्चे तो हैं, बेशक वेज कम मिल जाए। तो इस केस में वेज डिफरेंशियल आ जाएगा। वो जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ चला गया और उसने कहा यहाँ ठीक है, मैं यहाँ एटलीस्ट अपनी एबिलिटीज को शो कर पा रहा हूँ, वहां तो मेरे से डिसिप्लिन ही नहीं कंट्रोल हो रहा, तो अपनी एबिलिटीज तो मैं शो ही नहीं कर रहा, टीचिंग मैंने खाक करनी है। तो यहाँ पर तो जो लोग यही काम करेंगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो उनकी नहीं होगी, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्लेयर फ्रॉम वर्क। वो तो अजाब में पड़े होंगे लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। और जिसने प्लेयर ड्राइव करना था डायरेक्ट फ्रॉम द जॉब, कि उसे पढ़ाने का मजा आता है, तो पढ़ाने देंगे तो मजा आएगा ना, तो वो स्कूल में चला गया जहाँ पे सैलरी इज लिटिल बिट लोअर, लेकिन आप वहां पर टीच कर पा रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज एंड दैट इज योर पैशन, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस वजह से भी वेज डिफरेंशियल आ सकता है। अच्छा, एक मूवी थी इंडिया की, थ्री इडियट्स, आपने देखी हुई है? आपका जवाब है नहीं, है ना? जी सर, मैंने नहीं देखी हुई। क्योंकि आप मूवीज नहीं देखती, है जी ना? सर। अच्छा ओके, किसी ने मना किया हुआ है? अ, जी सर, पेरेंट्स की तरफ से इजाजत नहीं है। अच्छा ओके, ऑल राइट, बिल्कुल सही है।
आई सपोर्ट देम। हाँ, लेकिन कोई मूवी अगर हो ऐसी जो कि इंफॉर्मेटरी हो या लेसन देती हो और बच्चों के देखने वाली हो, वो दिखाई जा सकती है। एनीवे खैर, वो आपसे बेहतर, आपके पेरेंट्स मेरे से बेहतर जानते हैं। अच्छा एनीवे, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस मूवी में क्या था। कि इस मूवी में ये लेसन दिया गया था कि अ, आपको जो जॉब पसंद है, जो करियर आप परसू करना चाहते हैं, वो करें, इवन इफ यूल गेट अ लो सैलरी या रीजनेबली लोअर सैलरी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको पछतावा नहीं होगा और आपके लिए जिंदगी अजाब नहीं बनेगी। तो वो ये मूवी असल में इस गिर्द जो है ना वो रिवॉल्व करती थी। और इवेंचुअली फिर वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने वही प्रोफेशन चूज किए जिसमें उनका इंटरेस्ट था। तो वो फिर कामयाब तो हुए, ठीक है, लेकिन वो सेटिस्फाइड भी थे। तो इसी पे था। खैर एनीवे ठीक है। अम, आगे आ गया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स एंड वेजेस। ये क्या? अच्छा, इससे भी वेज डिफरेंशियल आता है। वो कैसे? लेट्स से समवन इज डूइंग अ जॉब इन पिंडी भटिया। नाम सुना है आपने? जी सर। अच्छा, तो अब पिंडी भटिया में कुछ बंदा जॉब कर रहा है। अब वो इतना कोई एडवांस सिटी तो है नहीं। तो एक जॉब आती है लाहौर में। अब लाहौर इज ए वेल डेवलप्ड सिटी और वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और सैलरी भी ज्यादा होती है। पीपल फ्रॉम अनडेवलप्ड सिटीज या स्मॉलर सिटीज, वो दे ट्रेवल टू लाहौर और वहां पे जॉब्स ढूंढते हैं। और आधा लाहौर जो लाहौर में काम करता है वो लाहौर का है ही नहीं। और इसका प्रूफ ये है कि जब ईद होती है तो रोड पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है या कम, जब ईद की छुट्टियां हो जाती हैं? बताओ। सर ज्यादा। हैं? रोड तो खाली हो जाती हैं। आप जब ईद आती है तो कभी आप बाहर नहीं निकली, असल में इसका मतलब है जब आप ईद वाले दिन पहले दिन बाहर निकलोगी तो आपको ट्रैफिक बहुत कम नजर आएगा। उसकी वजह कि आधे लोग तो लाहौर के हैं ही नहीं, वो अपने अपने शहर चले गए हैं ईद मनाने। अच्छा, तो वो लाहौर आते हैं जॉब करने, अच्छे पैसे मिलते हैं। अब वो बंदा जिसको ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि लाहौर में एक जॉब अवेलेबल है विद गुड सैलरी, उसकी वैलिडिटी क्वालिफिकेशन, पर उसको पता नहीं है। जिस बंदे को पता था वो पिंडी भटिया से ट्रैवल कर गया लाहौर और दैट पर्सन गेट्स द जॉब। और वो जो पर्सन now people doing the same job in that backward city, वो कम सैलरी लेता रहेगा। तो दोनों की वेज में डिफरेंस चला गया। क्यों? उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि कोई जॉब्स अवेलेबल है वहां पर। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने व्हेन आई पास्ड आउट, तो मैंने जब मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो अब मैं आई वॉज अ स्कॉलरशिप होल्डर। अब मैंने छोड़ दिया। मैं जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो मैं एंजॉय कर रहा था, मैं शायद कहीं सैर सूर करने चला गया। पीछे से पंजाब यूनिवर्सिटी में इन द सेम डिपार्टमेंट जॉब्स की ऑफर आई। अब उन्होंने प्रेफर किया कि वो बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जो स्कॉलरशिप होल्डर थे, हम उनको चांस देंगे। तो मुझे भी वो लेटर आया, लेकिन घर में चूंकि कोई था नहीं, मैं भी नहीं था, तो वो लेटर वगैरह वो वैसे ही पड़ा रह गया। अब क्या हुआ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मुझे अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मैं वो अवेल कर लेता। फिर क्या हुआ, मैंने कोई और जॉब स्टार्ट कर दी और वो जॉब में जो सैलरी थी वो यूनिवर्सिटी की जो लेक्चरर की जॉब थी उससे कम थी। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकी अबाउट द जॉब। अच्छा, अब अबाउट द वेजेस भी, ये भी एक चीज है अबाउट द जॉब एंड वेजेस। कि अगर वेज आपको पता ही नहीं है कि वेज चल क्या रही है, तो आप तो कहेंगे जनाब जितनी भी वेज दे दें चलेगा। जब आपको पता है कि वेज इतनी कम से कम इस जॉब की होती है तो आप तो वही मांगेंगे। तो जिसको नहीं पता वो बेचारा कम वेज में भी एग्री कर जाएगा। जिसको इन्फॉर्मेशन है तो वो कहेगा जनाब आजकल जो वेज रेट चल रहा है वो तो ये चल रहा है, आप मुझे कम कैसे दे सकते हैं? तो उसको ज्यादा वेज मिल जाएगी। वो क्योंकि जिसको वेज के बारे में पता है कि व्हाट इज द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट,
that person is better able to negotiate with the employer. दूसरा नहीं कर पाएगा और कम वेज ले लेगा. That would cause wage differential. समझ आ गई? यस. इसी तरह लेबर इमोबिलिटी, ये आपको पता है अच्छे से कि वर्कर स्विच नहीं कर पा रहे फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, और उसकी वजह जोग्राफिकल इमोबिलिटी भी हो सकती है. आप बहुत दूर हैं उस जॉब के एरिया से, आप मूव नहीं कर सकते, या आपकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि आप उस जॉब को कर सके. और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन इमोबिलिटी. ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी. तो दोनों केसेस में आपकी वेज कम रह जाएगी और दूसरा बंदा जो है उसको वेज ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो उस जॉब को अवेल कर लेगा, क्योंकि उसकी इमोबिलिटी नहीं है. अच्छा, फ्रिंज बेनिफिट्स. किसी जॉब में फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा है नॉन वेज बेनिफिट्स. जैसे कि पब्लिक सेक्टर में आपको पेंशन मिलती है, और मैंने बताया था कि पेंशन पैसों में मिलती है, लेकिन वो आफ्टर द रिटायरमेंट मिलती है, तो स्टिल वो एक फैसिलिटी है और उसको नॉन वेज ही बोलेंगे, क्योंकि आपको वो व्हेन यू आर एट द वर्क, आप जब ड्यूटी कर रहे हैं उस वक्त नहीं मिलनी, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब मिलना है. अच्छा, तो किसी के फ्रिंज बेनिफिट ज्यादा है, आपने कहा, और लेकिन वेज कम है. आप कहेंगे यार यही जॉब कर लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद चिल हो जाएगा, पैसे मिलेंगे अच्छे पेंशन के, कुछ करना नहीं पड़ेगा. तो जिस तरह पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं उसमें फ्रिंज बेनिफिट ज्यादा होते हैं, सैलरी कम होती है. प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स होती है वहाँ फ्रिंज बेनिफिट्स कम होते हैं और सैलरी ज्यादा होती है. तो अब ये एक काइंड ऑफ ए ट्रेड ऑफ है बिटवीन बेनिफिट्स एंड वेज. तो जो बेनिफिट्स को चूज करता है उसकी वेज कम होती है, जो वेज को चूज कर लेता है, बेनिफिट्स को छोड़ देता है, उसकी वेज ज्यादा हो जाती है, और इससे वेज डिफरेंशियल आ जाता है. फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर गैप, ये भी मैंने चूंकि इसी में कवर कर दिया है कि पब्लिक में चूंकि पैसा अवाम का होता है तो वेज कम दी जाती है. प्राइवेट में लेकिन जॉब पक्की होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है. प्राइवेट में जॉब पक्की तो नहीं होती, लेकिन आपको वेज ज्यादा मिलती है इफ यू परफॉर्म वेल. पब्लिक में ऐसा नहीं है. तो ये गैप तो हमेशा होता है, पब्लिक में पैसे कम, प्राइवेट में पैसे ज्यादा. और जेंडर पे गैप ये भी चलता है कि फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं, इसलिए नहीं कि फीमेल है इसलिए, इसलिए कि फीमेल्स दे हैव टू सी देयर हाउसेज एज वेल. इफ दे हैव किड्स, दे हैव टू सपोर्ट देयर किड्स, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम. उसके लिए वो ढूंढते हैं जॉब्स जो कि पार्ट टाइम हो, कम घंटों की हो, सो दैट दे कैन क्विकली बैक टू देयर होम्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. डे केयर सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो कुछ घंटों के लिए बच्चों को वहां रख सकती हैं, सारे दिन के लिए काफी मुश्किल हो जाता है. तो वो थोड़े दिन घंटे काम करके आ, वापस घर चले जाती है. तो उनके ऑफ कोर्स वेजेस कम होंगी, और मर्द हजरात जो सारा दिन काम कर सकते हैं तो उनकी फिर वेज ऑफ कोर्स ज्यादा होती है. इंटरनेशनल पे डिफरेंशियल ये तो है ही. यूके में वेज रेट का स्टैंडर्ड कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है. उसकी वजह ये भी है कि यूके में वर्कर्स की डिमांड या वर्कर्स के राइट्स हैं, होते हैं, लॉज वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, सप्लाई लेबर की इतनी ज्यादा नहीं है. पाकिस्तान में लेबर लॉज बने हुए हैं लेकिन इन्फोर्समेंट कोई नहीं है, अ, और लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. तो उस वजह से फिर पे कम रखी. अब सबको जॉब देनी है तो पे तो कम ही देनी पड़ेगी. और इंडस्ट्रियल वेज डिफरेंशियल भी हो जाते हैं. ये क्या है बोला कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट ट्रेड यूनियंस भी तो होती है. हम कहते हैं कि किसी एक, अगर स्टील इंडस्ट्री है उसमें ट्रेड यूनियन स्ट्रांग है फॉर एग्जांपल, और एक सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है वहां ट्रेड यूनियन वीक है, तो जहां स्ट्रांग होगी वहां पे वर्कर्स आर बेटर एबल टू निगोशिएट, तो वेज ज्यादा मिलेगी. और जहां पर ट्रेड यूनियन वीक है वहां पर ऑफ कोर्स वेजेस फिर कम
निगोशिएट नहीं कर पाएंगे तो वेजेस कम मिलेंगी। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री चल कैसी रही है। अगर एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वेज ज्यादा मिलेगी। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वेज ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इंडस्ट्री जो कि फर्ज किया जिसका डाउनफॉल चल रहा है या ग्रो नहीं कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो वहां पर वेज ऑफ कोर्स कम होगी, क्योंकि इतने प्रॉफिट्स ही नहीं हो रहे कि वेज को दिया जाए इतना, वरना तो प्रॉफिट और कम हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि एक मिनट, बात कर लेते हैं व्हाई डू पीपल अर्न डिफरेंट अमाउंट्स डूइंग द सेम जॉब। अभी तक हमने बात की है कि लोग डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं और उसमें उनका वेज डिफरेंशियल आ रहा है। किन फैक्टर्स से वी डिस्कस दैट। अब है जॉब बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी जो वेज है वो फर्क है। एक डॉक्टर है, वो 50,000 ले रहा है, और एक दूसरा डॉक्टर है वो 5 लाख ले रहा है। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों हार्ट सर्जन है, हार्ट सर्जन है, लेकिन और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सेम जॉब, लेकिन एक की वेज ज्यादा, एक की कम है। क्यों? सर बता। डिमांड की वजह से। नहीं, डिमांड वो तो ठीक है, डिमांड क्यों? उसकी उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसने कहीं ज्यादा हार्ट सर्जरीज की हैं कंपेयर टू अ यंग डॉक्टर। तो लोग ज्यादा ट्रस्ट तो करेंगे ना सीनियर हार्ट सर्जन पे, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा पैसे भी लेगा, फिर फीस भी ज्यादा लेगा। अस्पताल में अगर कंसल्टेंसी कर रहा है तब भी ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो दोनों जॉब सेम कर रहे हैं, लेकिन एक के पैसे ज्यादा है। अच्छा, तो अब डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, एक तो आपने बताई थी बात, भाई एक वर्कर की डिमांड ज्यादा है एक एरिया में और एक में कम है। तो जिस एरिया में वर्कर की डिमांड कम है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक ओए लेवल के टीचर हैं और आप रहते हैं लेट से बिहाड़ी में। नाम सुना है? यस। बैकवर्ड एरिया ही है ना पाकिस्तान का। तो वहां पर तो ओए लेवल करता ही कोई नहीं है, तो स्कूल भी बहुत कम है, तो आपको जॉब क्या मिल रही है? डिमांड नहीं है, तो सैलरी कम मिल रही है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ प्लेंटी ऑफ पीपल हैं जो अपने बच्चों को ओए लेवल करवाना चाहते हैं, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, तो वहां तो टीचर की डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे भी ज्यादा करेंगे ऑफ कोर्स। तो टीचर दोनों है, लेकिन एक जगह वेज कम मिल रही है, डिमांड कम होने से एक जगह ज्यादा मिल रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये टाइम खत्म हो रहा है, तो दोबारा से ज्वाइन करो। ओके।